गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेतु पूर्ण तरंगदृष्टिकरण का यानी कि ब्रिजफुल वेव रेक्टिफायर का टॉपिक जो देखने वाले हैं उसमें आज हम उसकी औसत धारा और औसत वोल्टता के बारे में बात करेंगे। मीन्स जो हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रिजफुल वेव रेक्टिफायर, उसके अंदर आज हम लोग एवरेज करंट की और एवरेज वोल्टेज की बात करने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग टॉपिक देखते हैं। राइट, तो देखिए आज जो टॉपिक है वो ये है कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें हम देखना चाहते हैं सेतु पूर्ण तरंगदृष्टिकरण, और यहाँ हम आज बात करने वाले हैं इसकी एवरेज वोल्टता की, यानी कि एवरेज वोल्टेज। ठीक है, तो आज इसमें देखिए जो हमारा लास्ट टाइम था हमने देखा उसके अंदर कि सर्किट अरेंजमेंट की बात क्लियर हो गई थी हम लोगों की। सर्किट अरेंजमेंट देख लिया हम लोगों ने, और सर्किट अरेंजमेंट देखने के बाद हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि उसकी कार्य प्रणाली क्या है, मतलब कि उसकी वर्किंग क्या है। आज उसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज। एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज मतलब कि औसत धारा व औसत वोल्टता, औसत धारा व औसत वोल्टता। राइट, तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो निकालते हैं जो आज का है एवरेज वोल्टेज, जिसको हम लोग डीसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं और इसे हम आउटपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। राइट, तो देखिए तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट पॉइंट है उसे हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। इसमें औसत धारा व औसत वोल्टता को, इसका ए पार्ट जो है वो सबसे फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है एवरेज वोल्टेज, मीन्स औसत वोल्टता, यानी कि एवरेज वोल्टेज मीन्स औसत वोल्टता। ठीक है, सो स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है इस टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंगदृष्टिकरण में पढ़ चुके हैं और फुल वेव रेक्टिफायर में हम इसको कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोगों को इसको निकालना होता है। आप लोग जानते हैं एवरेज वोल्टता या फिर इसको कैसे निकालते हैं, ये इस तरीके का साइन यूज करते हैं जिसे हम डीसी भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? VDC। और इसमें आता क्या है, जिसका निकाल रहे हैं उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं और पूर्ण चक्र के लिमिट लगा देते हैं, फुल साइकिल की लिमिट लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपॉन में टोटल टाइम T। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जानते हैं हम पहले से ही एवरेज करंट फाइंड आउट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोगों को इसी तरीके से एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। इसके दो वेज हो सकते हैं, या तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करिए या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ हम टाइम के लिए कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से आप इस वाली वोल्टेज को इसके साइकिल के लिए एंगल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, 0 से पाई। लेकिन जो ये V होना चाहिए वोल्टेज, अगर ये लिमिट किसकी है, एंगल की है, तो यहाँ पर ये फंक्शन भी किसका होना चाहिए बच्चों, एंगल का ही फंक्शन होना चाहिए। और इस तरीके से हम लोगों को VDC भी वापस प्राप्त हो सकता है।
मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि आप लोग इसको टाइम के साथ में ही इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हो। वोल्टेज एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, आप एंगल से भी कर सकते हैं। तो देखिए आज हम इस वाले की जो वोल्टेज है वो बेसिकली इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके करते हैं, एंगल से काम करते हैं और देखते हैं कि एंगल से फाइंड कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम इसमें जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होती थी उसको बनाते हैं, जो हमें इस तरीके से मिलती थी। ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें V इनपुट देते थे और आप लोग जानते हैं ब्रिज फुल सेतु में आप लोगों को ये इस तरीका से डीसी वोल्टेज की तरह ये क्या मिलती है, आउटपुट मिलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये ध्यान रखना इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। ये क्या थी, V आउटपुट थी। V आउटपुट में आप लोगों को मालूम है ये एंगल टोटल ये वाला 0 होता है, ये वाला कितना है पाई है, ये वाला 2 पाई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इसको 0 से पाई के लिए निकालते हैं, क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो जो 0 से पाई आएगी वो सिमिलरली सबके लिए एज इट इज़ चलती चली जाएगी, ठीक है। तो हम इसको 0 से पाई तक के लिए इंटीग्रेट करके निकालते हैं और आप देखेंगे कि औसत जो वोल्टता है इसको आप लोग ब्रैकेट में भी लिख लीजिए कि हम इसे डायरेक्ट वोल्टेज यानी कि दृष्ट वोल्टता भी बोलते हैं, है ना। डायरेक्ट वोल्टेज मीन्स दृष्ट वोल्टता भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं VDC का एवरेज, मतलब कि एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। एवरेज वोल्टेज के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पूरे चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, पूरे चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल अपॉन में आधार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग डीसी वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हमने लिखा कैसे है, जैसे ये है 0 से पाई, 0 से पाई में आप लोग इसका अगर एरिया निकालते हैं, इंटीग्रेशन मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो हम इसका एरिया लेते थे। तो 0 से पाई तक के लिए इसका हमने टोटल क्या निकाला, एरिया निकाला, और इसका आधार कितना है ये वाला यहाँ तक, जिसके नीचे का कर्व लिया है वो कितना है, पाई है, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VDC मतलब कि एरिया अंडर द कर्व इन होल साइकिल डिवाइडेड बाय आधार मतलब कि बेस, ठीक है। इसका मीन्स है एवरेज निकालने के लिए ये जो पूरी साइकिल है उसके नीचे का एरिया लेना है, अपॉन में बेस कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है, एवरेज वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है। तो एवरेज वोल्टेज के लिए देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे याद है आप लोगों को हम जब टाइम के फंक्शन में निकालते थे तो हम VDC का एवरेज ऐसे लेते थे कि 1 अपॉन में T और इंटीग्रेशन करते थे 0 से T और अंदर जो फंक्शन आता था वो किसका आता था, टाइम का, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन किसके फॉर्म में है, T के फॉर्म में है। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व इन होल साइकिल, हम किसके फॉर्म में ले रहे हैं, एंगल के फॉर्म में ले रहे हैं। तो जो VDC मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा,
इसके फॉर्म में ही 0 से क्या मिला, पाई, मतलब 0 से लेकर पाई तक कर रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व इन होल साइकिल, इस पूरे साइकिल में कितना एरिया आ रहा है उसका फंक्शन ले लिया थीटा के फॉर्म में, एफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है बच्चों इसका, पाई, तो यहाँ क्या लगा दिया, पाई। क्लियर। तो ये हम लोगों को एक फंक्शन मिल गया है, ठीक है, जिस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या लेते थे, 1 में टी, 0 से टी, वी टी और डी टी, ये लिखते थे। बस यहाँ पर इतना सा फर्क है, टाइम की जगह क्या है, एंगल है, तो इसको कैसे लिख देंगे, 1 में पाई, 0 टू पाई, और ये कितना आ जाएगा, वी थीटा डी थीटा, राइट। तो यहाँ तक इसको लिखिए, फिर हम v की वोल्टेज की वैल्यू देखेंगे कितनी होती है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए पहले, वी एम साइन ओमेगा टी के लिए इसको राइट डाउन कीजिए, देन आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा, ये फंक्शन वोल्टेज किसका है, एंगल का फंक्शन है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ साइड में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, है ना, हमें VDC ये कितना मिला,
1 अपॉन में पाई एंगल 0 टू पाई वी थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, जब टाइम का फंक्शन होता था तब हम इसको कैसे लेते थे, वी एम साइन ओमेगा टी लेते थे। ठीक है, लेकिन इस बार टी किस में कन्वर्ट हो गया है, एंगल में। तो हम इस टी को क्या बना देंगे, थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन में पाई 0 टू पाई वी थीटा, इसको लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा थीटा डी थीटा। राइट, अब कुछ नहीं, इसका बस सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और पाई लिखना है, लिमिट डालनी है। तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन में पाई, वी एम को कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं साइन ओमेगा थीटा का। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा थीटा का तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, साइन ओमेगा थीटा का। आपको मालूम है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए हम इसको क्या लेके चलते थे पहले, टी, और इसे लेते थे कितना, डी टी, ऐसे लेते थे ना। लेकिन जो ये हमने लेते थे साइन ओमेगा टी डी टी, ये कब लेते थे, जब ये फंक्शन किसका होता था, टाइम का। अब ये फंक्शन किसका है, एंगल का है। तो अब हमने इसको क्या बना दिया, डी थीटा। इसको क्या बना दिया हम लोगों ने, डी टी को डी थीटा। और वी एम साइन ओमेगा टी डी थीटा, पूरे एंगल को हम चेंज कर देते हैं और इस साइन लिख देते हैं थीटा को। ठीक है, मीन्स हमने यहाँ पर ओमेगा टी किसको बोल दिया, थीटा को। राइट, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, थीटा के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ओमेगा टी को हम लोगों ने क्या मान रखा है, थीटा। राइट, अब देखिए वी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन पाई है, साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा। लिमिट रख दी हमने कितनी, 0 से पाई। अब इसको रखने के बाद इसकी वैल्यू नोट करो कि 1 अपॉन में पाई वी एम कितना आ गया, ये माइनस में कॉस पाई माइनस, और ये कितना आएगा, माइनस में कॉस 0। क्लियर, तो क्या बन गई इसकी वैल्यू, 1 अपॉन में पाई वी एम, ये कितना हो गया, प्लस में 1, क्योंकि कॉस पाई माइनस में 1 होता है, तो ये बन गया प्लस का 1, कॉस 0 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस 1। तो इसकी जो वैल्यू मिली वो हमें कितनी आ गई है, 2 वी एम अपॉन में पाई। मीन्स जब हम एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर की, तो हमें एवरेज वोल्टेज मिलती है 2 वी एम अपॉन में पाई। क्लियर, और सिमिलरली हम इसका करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए 2 वी एम अपॉन पाई तक, इसको लाइन वाइज, और सिमिलरली हम इसमें करंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं।
तो देखिए आपने इसको लिख लिया होगा, आगे चलते हैं इसमें। ये कितना आ गया, VDC। बच्चों इसकी वैल्यू आ गई हम लोगों के पास में VDC, जिसमें हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे 2Vm अपॉन पाई, 2Vm अपॉन में पाई, ये आया हमको। अगर आप इसको जब सॉल्व करते हैं 2 अपॉन में पाई को, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.636 Vm, राइट। और यही जो वैल्यू है VDC मतलब कि DC वोल्टेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बच्चों V एवरेज, औसत मान किसका, वोल्टेज का। ये कितना आएगा 0.636 Vm, राइट। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वोल्टता है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं यह समीकरण सेतु दिष्ट, यह समीकरण सेतु दिष्टकरण की औसत वोल्टता का मान है, ठीक है। यहां लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन फॉर एवरेज वोल्टेज ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, BFWR, क्लियर। दिस इज इक्वेशन फॉर एवरेज वोल्टेज ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको लिखिए तो अब देखिए ये हमने निकाला सेतु दिष्टकरण के लिए वोल्टेज एवरेज वोल्टेज है ना। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ फाइंड आउट करते हैं एवरेज करंट का मान, ठीक है, एवरेज करंट की वैल्यू को। तो देखिए जरा कैसे आती है वो।
नेक्स्ट है हमारे पास में इसका जो बी पार्ट था, अब तक हमने इसमें देखा औसत वोल्टता क्या होती है, अब हम देखेंगे कि औसत धारा क्या होती है, मतलब कि एवरेज करंट क्या होती है। तो देखिए बी पॉइंट में औसत धारा यानी कि एवरेज करंट, और इसको हम बोल सकते हैं दिष्ट धारा, मीन्स डायरेक्ट करंट, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों निर्गत धारा, मतलब कि आउटपुट करंट। ठीक है, तो इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, औसत धारा बोल सकते हैं, दिष्ट धारा बोल सकते हैं, या फिर हम इसे निर्गत धारा बोल सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को इसमें इस धारा का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस है जो हमने लास्ट टाइम देखा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास में हम क्या भेजते हैं, V इनपुट, निवेशी वोल्टता। जब हम निवेशी वोल्टता भेजते हैं तो उसके करस्पॉन्ड हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलती है, V आउटपुट मिलती है। और जब V आउटपुट का मान प्राप्त होता है तो हम इसके साथ में देखते हैं कि हमें करंट का कुछ मान इसी प्रकार से मिलता है। क्लियर हो गई बात? ये क्या है, करंट है, और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, डीसी। क्यों बोला, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब हम लोग एसी भेजते हैं तो हम लोगों को दिष्ट करंट काम क्या करके देता है, डीसी बनाता है। ठीक है, एसी से क्या मिलता है, डीसी मिलता है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि लास्ट में जो आउटपुट मिला उसको हम एक नया नाम दे दिया, डीसी करंट। ठीक है, तो देखो डीसी करंट हमें इसको मेज़र करना है कि इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, मीन्स औसत धारा हम लोगों को कितनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगेन वही फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, आई डी सी का एवरेज, या फिर इसे हम बोल सकते हैं आई एवरेज। ठीक, ये आएगा वही, जैसे कि ये 0 है और ये कितना है स्टूडेंट्स, पाई है, फिर 2 पाई 3 पाई सिमिलरली। तो 0 से पाई के लिए हम इसमें लिखेंगे पूरे चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, है ना, पूरे चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। राइट, मतलब कि 0 से पाई के ऊपर कौन सा क्षेत्रफल है, ये है। ठीक, अपॉन में इसका आधार, आधार आप लोग जानते ही हैं, आधार कितना है हमारे पास में, इसका बेस कितना है हमारे पास में, पाई है। राइट, तो ये क्या बन गया बच्चों, आई एवरेज इज इक्वल टू, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग एरिया अंडर द कर्व इन होल, एरिया अंडर द कर्व इन होल साइकिल, राइट, डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर? अब आप जानते हैं इसका बेस कितना है स्टूडेंट्स, पाई है। तो देखो आई एवरेज कितना आ गया हमारे को, पाई लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन में पाई, किसको, बेस को। इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई, मतलब कि इस 0 से लेके इस पाई तक। एरिया अंडर द, बिल्कुल सेम उसी की तरह, वहां पे हम क्या लिख रहे थे, वी थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, करंट का निकाल रहे हैं, मतलब कि आई थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, देन हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कितनी आएगी इसमें रखकर।
तो आगे देखिए इसमें हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन में पाई मिला, आई थीटा, देखो 0 से ये पाई हुआ, आई थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एम साइन थीटा डी थीटा, जैसे हम लोग लास्ट में लिख रहे थे, ठीक है। और फिर कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो देखो आई एवरेज इज इक्वल 1 अपॉन में पाई, ठीक है। और ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, चलो पहले से यहीं पे सीधा ना, आई एम को कॉमन ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस में कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन में लिमिट आ गई 0 से पाई, तो ये क्या आया, आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम अपॉन में पाई। इंटीग्रेशन के लिए साइन लगाया यहाँ पे माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक। तो ये क्या बना, आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन में पाई, दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 + 1 हो जाएगी, इसकी 1 प्लस हो जाएगी, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2im अपॉन में पाई। तो बिल्कुल इसकी वैल्यू वैसी ही आई है जैसी हमारी लास्ट टाइम आई थी, किसकी, वोल्टेज के लिए कितनी आई थी, 2Vm अपॉन में पाई। अब अगेन हम 2 अपॉन में पाई को लिख सकते हैं इस तरीके से कि 0.636 im, है ना। तो देखना क्या आया, ये आई डी सी या फिर आई एवरेज, आई डी सी भी बोल सकते हैं हम इसको, ये आया 2im अपॉन में पाई। 2 अपॉन पाई को अगर रिड्यूस करके लिखते हैं तो ये बनेगा 0.636 im। मतलब कि हम लोगों ने देखा हमारे पास जो करंट की वैल्यू हुई आई है, आई एवरेज, उसकी वैल्यू आई है 0.636 im, राइट। तो इसको नोट डाउन कीजिए, और यही हमारी सेतुपूर्ण तरंगदिष्ट करंट के लिए करंट का मान है। यहां लिख देते हैं हम, यह समीकरण सेतुपूर्ण तरंगदिष्ट करंट के लिए औसत करंट का, औसत धारा का मान है, औसत धारा का मान है, ठीक है। या फिर हम लिख देते हैं, दिस इक्वेशन इज फॉर फुल वेव rectifier, this equation is for full wave rectifier, रुको एक बार ना, इसको हटा दो, this equation is represent average current in bridge full wave rectifier,
ठीक है। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट एवरेज करंट इन ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, लिखिए इसको। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट की है और एवरेज करंट। तो जो ये वैल्यू है वो किसके लिए है, एवरेज करंट के लिए है। आई एवरेज इज इक्वल टू 0.636 IM, राइट। तो आज हम लोगों ने देखा कि औसत धारा और औसत वोल्टता क्या होती है, एवरेज करंट एंड एवरेज वोल्टेज क्या होती है। सो इसी के साथ में हम लोगों का ये सेतुपूर्ण तरंग दृष्टिकरण कंप्लीट होता है। और सेतुपूर्ण तरंग दृष्टिकरण आप लोगों को पता है हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि इसकी पीक वोल्टेज जो थी वो ज़्यादा मिल रही थी, बट यहाँ हमें पीक वोल्टेज बिल्कुल फिक्स मिलती है, इसलिए हम लोगों को ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर बेटर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जेनर डायोड के ऊपर, कि जो डायोड होता है और जेनर डायोड होता है उनमें क्या डिफरेंस है, इस तरीके की, ठीक है। थैंक यू।